नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो कि पहला चैप्टर है आपको फिजिक्स में क्लास 10th में। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाला हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन था कि सर आप अच्छे से एक्सप्लेन करके थोड़ा बताइए, ठीक है, क्योंकि उनके कोचिंग क्लासेज वगैरह में इस तरह से या उनके स्कूल वगैरह में सही से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो बहुत सारे बच्चे मैसेज करके मेरे को बोले हैं। तो आइए ये पूरा वीडियो जो होगा एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा, जिसमें मैं अच्छी तरह से उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहली बात अगर की जाए इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत अगर होगी तो ये पहले चार्ज से होगी। चार्ज क्या होता है? चार्ज का मतलब यहाँ आवेश से हो गया। जैसे आपने बहुत सारे बचपन में कहानी सुनी होगी कि यदि क्या करें, अगर कॉम्ब से या अगर पेन से अगर बालों को रगड़ा जाए, इफ वी आर रबिंग पेन विद हेयर्स, ठीक है, तो क्या होगा? पेन कैन अट्रैक्ट द टीनी पीसेज ऑफ पेपर्स। पेन क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है, आकर्षित कर सकता है पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को। वो कैसे कर लेता है? ऐसे ही अगर क्या किया जाए, एबोनाइट रड को अगर ऊन के कपड़ों से रगड़ा जाए तो उस पर भी चार्ज एक्वायर्ड हो जाएगा। सिंपल चीज है, इसका आंसर यही होगा कि वो जो पेन जो है, वो कॉम्ब जो है, कंघी जो है, वो चार्ज एक्वायर कर लेती है। बाई कन्वेंशन ये जान लीजिए कि आप ये समझिएगा कि कोई एक इसमें से पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, किसी पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जब चार्ज का खोज हुआ था तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, जिस कारण से ये बताना असंभव था कि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है या प्रोटॉन के द्वारा होता है। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। किसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के। तो देखिए, आप ये समझ लीजिए कि चार्ज क्या होता है। तो जब खोज हुआ तब मालूम चला चार्ज के बारे में। तो चार्ज मेनली क्या होता है कि चार्ज जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? द SI यूनिट, उससे पहले लिख देते हैं कि इट इज denoted by Q। सिंबल समझिए, जब Q लिखेंगे तो मतलब चार्ज लिखेंगे। अगर मैंने आके यहाँ Q लिख दिया तो मतलब कि मैंने चार्ज लिखा है। Q का अगर देखा जाए तो Q किसका सिंबल है? चार्ज का। अब चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? तो द SI यूनिट ऑफ चार्ज, द SI यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम्ब। कूलॉम्ब को हम लोग ब्रैकेट में C भी लिखते हैं, मैंने C से इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है C से। जैसे कोई किसी ने लिखा है 5C, तो आप ये समझ लीजिए Q इक्वल टू 5C, मतलब चार्ज जो है 5 कूलॉम्ब है। यानी कूलॉम्ब इज द SI यूनिट। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 मीटर बोलते हैं, मीटर के लिए M लिखते हैं, वैसे ही चार्ज को मापते हैं हम लोग कूलॉम्ब में। कूलॉम्ब जो है वो CA कूलॉम्ब एक वैज्ञानिक थे, फिजिसिस्ट थे, भौतिकविद थे। उनके नाम के सम्मान में ऑनर में इसका नाम जो है कूलॉम्ब रखा गया है। फिलहाल इतना जान लीजिए। इसके बारे में बात करेंगे तो हम जानेंगे कि चार्ज जो होता है 2 प्रकार का हो जाता है। पहला जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए, कोई भी आदमी अगर आपसे पूछ रहा है तो आप यही नहीं बताइएगा पॉजिटिव, और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है। देखिए, कॉम्ब को जो बालों से नहीं रगड़ा गया था, तब आप टीनी पीसेज ऑफ पेपर्स को अगर लेके आइएगा पास में तो उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि कॉम्ब पे कोई भी चार्ज नहीं था, मतलब कॉम्ब जो है कोई भी चार्ज एक्वायर नहीं करता था। कॉम्ब वाज न्यूट्रल। जब कॉम्ब उदासीन था, न्यूट्रल था, तब उस पर कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन का माने प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी। लेकिन कॉम्ब जैसे ही आपको बालों से रगड़ा गया, जैसे ही रबिंग हुआ, वैसे ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, या तो लूज कर दिया वो, नहीं तो गेन कर लिया। देखिए, सिंपल समझिए, जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, जब ये पता लगाया गया, तो आपको ये बताया गया होगा कि मेटल जो होते हैं उनके पास में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा कैसे होते हैं? जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़िएगा तो उस मेटल में, जैसे मान लीजिए सोडियम हो गया, तो सोडियम का अगर सिंबल देखिएगा तो सोडियम का सिंबल Na होता है। तो Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है? Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है। लेकिन जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार करिएगा तो ये हो जाएगा 281, यानी एक क्या है?
ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी एक जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिस कारण से ये क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो जनरली हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और कोई भी नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जो लूज करता है पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाता है उसके पास में। देखिए इसके पास में अभी इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 है, प्रोटॉन भी कितना है, 11 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, एक लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो स्टेबल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 2 8 हो गया। जब एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा इसके पास में तो सिंपल चीज है कि 11 से घट के 10 हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। आप याद रखिएगा, प्रोटॉन इज पॉजिटिव सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। प्रोटॉन जो होता है उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, but electron acquires a negative charge. This is because when Na loses one electron then it becomes a positive charge particle. ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बन जाता है, Na प्लस बन जाता है। यानी जब इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na प्लस हो गया। यानी कोई आदमी पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na, तो Na का हो जाएगा 281 हो जाएगा, लेकिन व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na प्लस, तो 28 हो जाएगा, बिकॉज इट इज स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, समझिए। तो पॉजिटिव चार्ज कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज कोई करे। जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो पॉजिटिव बनता है, और जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो वो नेगेटिव बनता है। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन ही लूज क्यों करेगा, प्रोटॉन लूज क्यों नहीं करेगा, या न्यूट्रॉन लूज क्यों नहीं करेगा। तो आपको बता देना चाहते हैं हम कि देखिए, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो होते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, यानी उसके नाभिक में रहते हैं। न्यूक्लियस का हिंदी नाभिक होता है। तो नाभिक में जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेंगे तो वो बाहर निकलने का उनका चांस कम है। जैसे क्या किया जाए कि एरोप्लेन पे कोई आदमी लटका हुआ है, कोई एरोप्लेन के अंदर बैठा हुआ है, एरोप्लेन को बहुत तेजी से घुमाया जाए, तो सिंपल चीज है कि इलेक्ट्रॉन जो आदमी बाहर लटका हुआ है वो इलेक्ट्रॉन की तरह है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। जी आप सही सुन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। तो जब न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो उसके गिरने की संभावना ज्यादा है। जिस प्रकार से एरोप्लेन में लटका हुआ आदमी गिरने की संभावना उसकी ज्यादा है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के गिरने की संभावना ज्यादा है। यही कारण है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है और बहुत ही स्ट्रांग फोर्स से बंधे होते हैं, जिस कारण से ये बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट पे अपना चक्कर लगा रहा होता है, मूवमेंट में रहता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन जो होता है, कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन को ही लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को ही गेन करता है, या इलेक्ट्रॉन को ही शेयर करता है। तो आप इतना समझ लीजिए कि चार्जेज जो होते हैं क्या होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चार्जेज जब खोजे गए थे तब ये मालूम नहीं था, लेकिन बाद में ये मालूम चला। ठीक है, उतना मालूम था कि हाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, सब मालूम था। लेकिन क्यों होता है, वो कहाँ से पॉजिटिव होता है, कहाँ से नेगेटिव होता है, ये सब बाद में खोजेगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन का खोज बाद में हुआ था, जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूटन का जेम्स चैडविक ने किया था। जी रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था, न्यूक्लियस का खोज किया था। बहुत सारे प्रयोग इस पे है, क्लास 9th में ही केमिस्ट्री में पढ़ना है, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम है, चैप्टर 4 है। चैप्टर 3 में पढ़ना है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो अगर आप वो भी नहीं पढ़े होंगे तो वो भी वीडियो लगातार आती रहेगी। देखिए प्रॉब्लम कहाँ हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था मोबाइल के लेकर। मोबाइल में क्या हुआ था ना कि मोबाइल मेरा ऑटो टच काम कर रहा था, उसके बाद से उसके पहले क्या हुआ था कि जो माइक का पिन लगाया जाता है वो पिन काम कर नहीं रहा था। मतलब कि माइक उसका खराब था, किसका, पहले वाले मोबाइल का। जी तो पहले वाला मोबाइल हम रखे थे ऑनर 10 लाइट, 3 साल हो गया उसका लगभग। ठीक है, तो वो खराब हो चुका है, क्योंकि कंपनी ऐसी ही बना रही है, आपको 3 या 4 साल में मोबाइल जो है बर्बाद हो जा रहा है। लागत बहुत बच्चों का तो 1.5 साल 2 साल में बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, किताब के साथ साथ मोबाइल भी चलाते हैं। बच्चा किताब लेके बैठा हुआ है, पढ़ रहा है 8 घंटा से, पिताजी खुश है, जाके रसगुल्ला 4 गो लेके आएंगे, बाप बेटा मेरा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, बाप रे बाप। लेकिन वो कुछ पढ़ाई कर नहीं रहा है बेचारा। जैसे ही पिताजी आ रहे हैं, गेट से गुजर रहे हैं, वैसे ही क्या कर रहा है कि किताब के बीचों बीच रख ले रहा है मोबाइल को, और किताब लग रहा है देखने। तो ऐसे करने से होगा, ऐसे करने से नहीं होगा। ठीक है, अरे अच्छा बहुत सारे बच्चे जो होते हैं गाना बजा के पढ़ते हैं, इस पर भी मेरा कहना है, देखिए गाना बजा के सीरियस पढ़ाई नहीं करिए। सीरियस पढ़ाई समझते हैं, जैसे मान लीजिए पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं आप, तो सीरियस पढ़ाई इसको बोलते हैं। रिवीजन एक होता है, रिवीजन का मतलब हो जैसे मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ गए हैं, इसको चौथा बार बना रहे हैं आप, तो वहाँ गाना बजा सकते हैं। ऐसे ही एक बार हम क्या कर रहे थे, गाना बजा रहे थे,
एक आदमी आए बोले कि पढ़ने का ये तरीका है, तो हम बोले कि ना हम पढ़ कहाँ रहे हैं, हम तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, किताब लेके बैठे हो पढ़ नहीं रहे हो तो रख दो, इससे अच्छा है कि हमने काहे रख दें, जब हम पढ़ नहीं रहे हैं तो हम रख काहे दें हैं? हम तो ऐसे ही फन कर रहे हैं, मैथ्स के साथ में फन कर रहे हैं। तो ये कब संभव है? ये तब संभव है जब आप एक से अधिक बार बना चुके हैं, जब आप मस्ती में बनाना चाहते हैं, जब ये देखना चाहते हैं कि अदर डिस्टर्बेंस आपको डिस्टर्ब करती है कि नहीं, वो गाना आपको डिस्टर्ब करता है कि नहीं, जब आप ये आप चेक करना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं। लेकिन पहली बार पढ़ ही रहे हैं, पहली बार सीख ही रहे हैं, गाना बजा दिए उसी में, तो क्या सीखिएगा? कुछ नहीं सीखिएगा। तो देखिए, तो ये चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। देखिए पॉजिटिव में आपने पढ़ा, पॉजिटिव चार्ज कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है। अब वैसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं वो नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। सिंपल चीज़ है। अब मान लीजिए बालों से कंघी को रगड़ा जा रहा है तो कंघी क्या हो जाएगी? कंघी या तो पॉजिटिव हो जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी। सिंपल चीज़ है, इतना जान लीजिए। अब चार्ज के संबंध में बता दिया मैंने कि कूलम्ब होता है, इसका SI यूनिट होता है, इसे Q से इंडिकेट किया जाता है। जैसे Q = 5 से लिखे, इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज बराबर 5 कूलम्ब है। ठीक है। और इसमें बढ़ते हैं कि कैसे CA कूलम्ब ने एक नियम दिया जिसे कूलम्ब्स लॉ कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं इस टॉपिक को, CA कूलम्ब का नियम क्या है। देखिए कूलम्ब्स लॉ में आपको ये समझ लीजिएगा, कूलम्ब्स लॉ जो दिया गया वो CA कूलम्ब द्वारा दिया गया। इस नियम में क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि यदि कोई भी दो चार्ज आप ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज ले लिया गया जिसका नाम Q1 है और यहाँ पे एक चार्ज लिया Q2 है, माने ये एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है। दोनों चार्जेज के बीच की दूरी जो है r है, यानी कहने का मतलब है देयर आर टू चार्जेज, फर्स्ट इज Q1 एंड सेकेंड वन इज Q2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, देन यू हैव टू फाइंड द फोर्स एक्सर्ट इन Q1 एंड Q2, माने बिटवीन Q1 एंड Q2 आपको फाइंड करना है कि फोर्स जो है Q1 Q2 में कितना लग रहा है। तो इसी नियम के संबंध में उन्होंने एक नियम दिया जिसे कूलम्ब्स लॉ कहा जाता है। इसमें बताते हैं कि इफ ए फोर्स एक्सर्ट बिटवीन Q1 एंड Q2 देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। CA कूलम्ब बताते हैं कि यदि कोई भी दो चार्ज आप ले लेते हैं जिसका पहला का अगर अमाउंट देखा जाए चार्ज का तो वो Q1 है, दूसरे का देखा जाए क्वांटिटी तो Q2 है। अगर दोनों के बीच की दूरी अगर r हो, यानी डिस्टेंस है ये, अगर दोनों चार्जेस के बीच की दूरी अगर r हो तो आप ये बता सकते हैं कि जो इसके बीच फोर्स F लग रहा है वो F जो होगा Q1 Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, और वो F जो होगा1/r² के प्रोपोर्शनल होगा, या आपको r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए जब आप ऐसा लिखते हैं ना तो आप दो तरह से बोल सकते हैं, F प्रोपोर्शनल 1/r² या F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी इस साइन को प्रोपोर्शनल ही बोलिएगा। देखिए दूसरी चीज आप ये समझ लीजिए यहाँ पे कि ये दोनों को जब आप एक साथ मिला देते हैं तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² हो जाता है। अब हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनल के साइन को अगर डिस्प्लेस करिएगा, इक्वल टू मंगाइएगा, तो यू हैव टू यूज अ कांस्टेंट साइन। तो कांस्टेंट यहाँ यूज करना पड़ेगा। जैसे हम सपोज कर लीजिए कि प्रोपोर्शनल चेंज हो गया, प्रोपोर्शनल इज चेंज इनटू इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको K एक आपको कांस्टेंट यूज हो रहा है, तो K Q1 Q2/r², वेयर द वैल्यू ऑफ K, जहाँ पे K का वैल्यू जो है वो 9 × 10⁹ है। यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर कभी 1 कूलम्ब का चार्ज हो फिर 1 कूलम्ब का दूसरा चार्ज हो, दोनों के बीच में 1 मीटर स्क्वायर का डिस्टेंस अगर हो जाए तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो 9 × 10⁹ न्यूटन लगेगा। यानी आपसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछेंगे कि व्हाट इज 1 कूलम्ब, समझिएगा, पूछेंगे कि व्हाट इज 1 कूलम्ब, तो 1 कूलम्ब चार्ज क्या है, तो आप बता सकते हैं कि force between two charges 9 × 10⁹ and distance between them is 1 meter, then charges of those amount of charges of दो चार्जेज इज 1 कूलम्ब। सिंपल चीज है कि जो चार्जेज होगा वो 1 कूलम्ब होगा। देखिए यहाँ पे एक और चीज है कि both चार्जेज आर आइडेंटिकल, दोनों चार्जेज होना चाहिए आइडेंटिकल होना चाहिए, तब जाके मालूम चलेगा। यानी आप ये समझिए कि अगर 1 कूलम्ब का पहला चार्ज है, दूसरा भी 1 कूलम्ब का चार्ज है, और दोनों के बीच की दूरी अगर 1 मीटर है,
तो उसके बीच में फोर्स जो लगेगा वो 9 × 10⁹ न्यूटन लगेगा। 9 गुना 10⁹ न्यूटन लगने वाला है फोर्स दोनों के बीच में। यही कूलम्ब्स लॉ था। यानी कूलम्ब्स लॉ के द्वारा जो फॉर्मूला प्रूफ होता है वो होता है F = K × Q1 Q2/r², जहां पे बहुत सारे लोग K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 भी रखते हैं, इंटू कर देते हैं Q1 Q2/r²। जनरली ये 12th में पढ़ना है, लेकिन कूलम्ब्स लॉ चर्चा थी इसमें कि 9 × 10⁹ न्यूटन कहाँ से आता है, तो मैंने बता दिया कि ये जनरली K का वैल्यू जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन होता है, और K का मीनिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन0 होता है, ये भी समझ लीजिएगा। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको लिख लीजिएगा, इसको एक बार रिपीट करके सुन लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। इसी बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। अगर मान लीजिए सपोज Q1 and Q2 are two charges and the distance between them is r and force exerted between them is F, then F is directly proportional to Q1 Q2 and F is directly proportional to 1/r². If suppose it is equation 1 equation 2, then we can also write in the form of F proportional Q1 Q2/r² and F is equal to K × Q1 Q2/r², where K is the constant and the value of K is 9 × 10⁹, and we can also write in the form of K 1/4 पाई एप्सिलॉन0। थोड़ा सा फास्ट बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, आप इसको रिपीट करिए। नेक्स्ट वीडियो तैयार रहेगा इसके जस्ट बाद। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, स्टैटिक करंट क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, इसे किस प्रकार जोड़ा जाता है, इसके लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जल्दी मिलेंगे।